हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको हीरोडिनेरिया, यानी इसे कहते हैं जोंक भी कहते हैं और लीच। ठीक है, तो यह है हीरोडिनेरिया। यह है आपका बीएससी 5th सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट की यूनिट हमारी थर्ड चल रही थी। उसमें यूनिट थर्ड का जो हमारा संघ है उसमें कौन सा है? एनेलिडा संघ। एनेलिडा संघ का ही एक जंतु है हीरोडिनेरिया। तो आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। जोंक कहते हैं इसे लीच। ठीक है, तो हीरोडिनेरिया होता क्या है? आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ऐसे मतलब इस प्रकार का, जैसे अचार होता है ना, आम का अचार सूखा हुआ काला सा, इस तरह का ये दिखाई देता है। अगर ये आपकी स्किन पर चिपक जाता है बहुत मुश्किलों से छूटता है। ठीक है, आप कहते हो इसे लीच। ठीक है, लीच भी कहते हैं इसे। इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। संघ संघ एनेलिडा का है और वर्ग कौन सा है इसमें? हीरोडिनेरिया। गण है इसका नेथोब्लिडाइडा और जाति है इसकी हीरोडिनेरिया। ठीक है, तो यह इसका वर्गीकरण। तो ये जो हमारा हीरोडिनेरिया है, ठीक है, ये आपके एलटी ग्रेड जो बायोलॉजी का पेपर आने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका सिलेबस में है ये। ठीक है, एलटी ग्रेड में भी आप उसके लिए भी ये देख सकते हो। तो देख लेते हैं ये इसकी लक्षण क्या क्या है। पहला है यह बाह्य परजीवी है, यानी बाह्य मतलब ये बाहर रहता है, यानी मनुष्य के शरीर पर भी रहता है और ठीक है दूसरों के शरीर पर भी रहता है, गाय भैंसों के शरीर पर भी। ठीक है, तो ये नदी तालाबों तथा नम मिट्टी में पाया जाता है। यानी बाह्य परजीवी का मतलब है ये आंतरिक मतलब शरीर के अंदर नहीं रहता, शरीर के बाहर रहता है। तो नदी तालाबों तथा नम मिट्टी में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? नदी में, तालाबों में तथा नम मिट्टी में पाया जाता है। यह गाय या भैंस मनुष्य के शरीर से रुधिर चूसती है। यानी ये जो है हमारा हीरोडिनेरिया यानी लीच गाय भैंसों और मनुष्य के शरीर से क्या करती है? रुधिर चूसती है। यानी रुधिर का चूसती है, मतलब उसे चूसती है बाहर से, शरीर के बाहर से चूसती है। ठीक है, अतः लीच रुधिर पोषिया, यानी ये रुधिर पोषिया, यानी कि इसका भोजन क्या है? खून है, यानी रुधिर है। नेक्स्ट है इसमें शरीर लंबा होता है, चपटा व खंडयुक्त होता है। तो मैंने बताया इसका शरीर कैसा होता है? लंबा होता है, खंडयुक्त होता है। शरीर के दोनों सिरों के अधर तल पर एक एक चूषक होते हैं। यानी इसका जो शरीर है उसके दोनों सिरों पर क्या होते हैं? चूषक, यानी जिससे वो खून चूसते हैं। बस चूषक की सहायता से यह पोषक से चिपक जाती है। तो मैं इसका चित्र दिखाऊंगी जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो पीछे वाला चूषक होता है उससे कैसा होता है? ये शरीर से चिपक जाता है, और जो आगे वाला चूषक होता है उसकी सहायता से क्या करते हैं? पोषक की त्वचा से उसका रुधिर चूसते हैं। यानी पीछे वाले से तो ये चिपकेगी शरीर पर और आगे वाले से ये रुधिर चूसेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी लंबाई क्या होती है? 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर होती है। शरीर में 33 खंड पाए जाते हैं। यानी जो इसके खंड है, जैसे छोटे छोटे, जैसे ये हमारा हीरोडिनेरिया है, इसमें छोटे छोटे खंड पाए जाएंगे। ये कितने होंगे? 33। ठीक है, तो प्रथम 5 खंडों में एक एक जोड़ी नेत्र होते हैं। तो जो हमारे हीरोडिनेरिया है उसका जो प्रथम भाग है उसके 5 खंडों में क्या होते हैं? एक एक जोड़ी नेत्र होते हैं। यानी पाँचों में एक एक जोड़ी होंगे, यानी 10 नेत्र होंगे इसके। नेक्स्ट है नर जनन छिद्र 6वें खंड में। यानी जो हमारा नर जो जनन छिद्र है वो कौन सा होता है? 6th खंड में। 5 तक तो हमारे नेत्र हो गए, और 6वें में क्या होता है? हमारा नर जनन तंत्र, नर जनन छिद्र। ठीक है, तथा मादा जनन तंत्र किसमें होता है? 11वें खंड में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ग्रेड बायोलॉजी के लिए, कि जो हम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा हीरोडिनेरिया है उसमें नर जनन तंत्र कौन से खंड में पाया जाता है? तो 6वें खंड में, और मादा जनन तंत्र 11वें खंड में पाया जाता है। जो पिछला सिरा होता है चौड़ा और अगला सिरा कैसा होता है? पतला हो जाता है। इसके अगले सिरे पर क्या होते हैं? चूषक होते हैं, जो पोषक की त्वचा पर चिपक कर रुधिर चूसते हैं। ये द्विलिंगी जंतु है। यानी इसका मतलब क्या है? जो हमारे हीरोडिनेरिया है उसमें चूषक पाए जाते हैं जो त्वचा से चिपक कर रुधिर चूसते हैं। मैंने अभी बताया ये द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी का मतलब ये है कि ये जो हमारा हीरोडिनेरिया है उसमें एक ही जंतु में दोनों लिंग पाए जाएंगे, यानी मादा जनन तंत्र भी और नर जनन तंत्र भी। तो इसमें मैंने ऊपर बताया कि 6वें में नर जनन तंत्र, नर जनन छिद्र, और 11वें में मादा जनन छिद्र, यानी दोनों लिंग एक ही जंतु में पाए जा रहे हैं। तो ये कैसा है? द्विलिंगी। अगर अलग अलग जंतु में पाए जाते तो वो कैसे होते हैं? एक लिंगी। ठीक है, इसे इंडियन कैटल लीच यानी भारतीय पशु जोंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन कैटल लीच यानी भारतीय पशु जोंक। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा। इनमें जो म्यूकस का स्राव होता है, जो हमारे हीरोडिनेरिया है उसमें किसका श्रावण होता है? म्यूकस का। ठीक है,
तो अब देख लेते हैं कि हीरोडिनेरिया के चित्र, यानी जोंक यानी लीच यानी हीरोडिनेरिया, इसका हम चित्र देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये इस प्रकार का होता है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, जो इसमें क्या होता है, पश्च चूषक होता है। ये हमारा पश्च चूषक और ये हमारा अग्र चूषक, ये वाला छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है। और बीच में क्या पाए जाते हैं, इसके संवेदांग, और ये खंड पाए जाते हैं। इसमें कितने होते हैं, 33, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं इसमें कितने खंड है, 33, ठीक है। तो जो हमारा ऊपर का भाग है उसे कहते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है। जो ऊपर वाला भाग है इसे कहेंगे हम प्रोस्टोमियम, और इसके नीचे जो एक खंड है उसे कहेंगे एंटीरियर सकर, यानी ये क्या है, हमारा अग्रचूषक, ठीक है। और ये इसमें ही माउथ पाया जाता है, और ये वैलम है, ठीक है। तो इसमें खंड कितने हैं, 33 में जो छठा हुआ है वो कौन सा है, जेनिटल पोर, यानी मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ठीक है। और ये जो 11वां है वो कौन सा है, मादा जनन तंत्र। और इसमें क्या पाया जाता है, एनुली पाए जाते हैं, और नेफ्रिडियोफोर पाए जाते हैं। और लास्ट वाला क्या है, हमारे पोस्टीरियर सकर, यानी हमारा ये पश्चूषक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायग्राम। अब देख लेते हैं आगे। इसकी जो डोर्सल सरफेस है जैतूनी हरे रंग की होती है। जो इसके ऊपर वाली भाग है उसे क्या कहते हैं, उसे कैसी रंग की होती है, जैतूनी हरे रंग की होती है। और नीचे वाली जो वेंट्रल सरफेस है वो कैसी होती है, नारंगी लाल रंग की होती है, ठीक है। तो ऊपर वाली हरे रंग की और नीचे वाली नारंगी लाल रंग की होगी। नेक्स्ट है, पहले के 2 व बाद के 7 खंडों को छोड़कर बीच के खंडों और अंतः खंड में बटी होती है। जो हमारे हीरोडिनेरिया है उसमें क्या होता है, पहले के और लास्ट के 7 खंड, ठीक है, 7 को छोड़कर क्या होता है, अंत खंडों में बटी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, एनुली। तो मैंने ऊपर दिखाया एक ये एनुली, तो यानी ऊपर के 7 छोड़कर और नीचे के 7 छोड़कर जो बीच के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम एनुली कहते हैं। तो अग्रचूषक आगे के 3 खंडों में मिलकर बना होता है। जो आगे के 3 खंड होते हैं उसको मिलकर क्या बना होता है, अग्रचूषक बनाता है। इसकी अग्रचूषक पर त्रिस्तरीय मुख होता है। तो इसके अग्रचूषक पर त्रिस्तरीय मुख होता है, ठीक है। पश्चूषक पर क्या होता है, 27 से 33 खंडों में होता है। जो हमारा पश्चूषक है वो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तो इन खंडों में पाया जाता है। ये गोल व पेशीय होती है, यानी ये कैसा होता है, गोल होता है और पेशीय होता है। ऊपर डायग्राम देखा हमने कैसा होता है, गोल। तो पहले के 5 खंडों में एक एक जोड़ी नेत्र होते हैं। तो पहले के जो 5 खंड थे उस मैंने पीछे ही बताया, एक एक जोड़ी उसमें नेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जनन काल में 9वें खंड, 10वें और 11वें खंड में अस्थायी काइटेलम, ठीक है, काइटेलम का निर्माण होता है। ये उभयलिंगी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जनन काल है यानी जिसमें जनन करते हैं या उसमें क्या होता है, 9वें, 10वें और 11वें खंड में अस्थायी काइटेलम बनता है, ठीक है। उसे ये कैसे होता है, उभयलिंगी होता है, यानी इसमें जनन तंत्र भी और मादा जनन तंत्र भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, पहले के 3 खंड प्रोस्टोमियम ऊपरी होंठ का निर्माण करते हैं। जो हमारे पहले के 3 खंड है वो प्रोस्टोमियम का, मैंने बताया प्रोस्टोमियम कहते हैं ऊपर वाले खंड को, ठीक है, उसे होंठ कहते हैं। प्री स्लिटर रीजन यानी 6, 7 और 8वें जो खंड में बनता है, इन्हें सभी में निफ्रेडियोफोर पाया जाता है। तो 6वें और 7वें 8वें खंड में क्या पाया जाता है, निफ्रेडियोफोर पाया जाता है। और काइटेलम रीजन 9, 10, 11वें खंड में बनता है। तो काइटेलम किसमें बनता है, 9वें, 10वें और 11वें खंड में। मिडल रीजन बड़ा होता है, यानी जो बीच के पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ये 12 से 22वें खंड में होते हैं। जो हमारे बड़े होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 12 से लेकर 22 तक के खंड बड़े होते हैं। इनमें भी निफ्रेडियोफोर पाया जाता है। तो इसमें भी निफ्रेडियोफोर पाया जाता है। तथा जो हमारा 23 से लेकर 26 तक पूंछ का भाग होता है, ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला मतलब 22 के बाद जो 23, 24, 25, 26 आएंगे वो कैसे होंगे, उसमें पूंछ पाई जाएगी जिसमें नेफ्रेडियोफोर नहीं होते। तो इसमें नेफ्रेडियोफोर नहीं होते। तो नेफ्रेडियोफोर कहाँ से कहाँ तक होगी, 12 से लेकर 26 तक, ठीक है। 26वें खंड के बीच में गुदाद्वार होता है। तो 26वें खंड के बीच में क्या होता है, गुदाद्वार होता है। शरीर पर क्यूटिकल और पेट्रियोडल अधिचर्म, ठीक है, अधिचर्म, चर्म, पेशीप्रत 5 परत होती है। तो इसमें कैसे कौन कौन सी परत होती है, 5 तरह की परत होती है शरीर पर। कौन कौन सी, क्यूटिकल की, पेट्रियोडल की, अधिचर्म की और चर्म की और पेशी परत होती है। जो हमारी जोंक है यानी हीरोडिनेरिया है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल जो मुख से गुदा तक, ये गुदा है, ठीक है, गुदा द्वार तक फैली रहती है। यानी जो हमारी जोंक है उसकी एलिमेंट्री जो कैनाल है वो गुदा मुख से लेकर गुदा तक सीधी फैली रहती है। इसमें मुख, गुहा, ग्रसनी, अमाशय, आंत तथा मलाशय होता है। तो आपको पता ही होगा पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, मुख, गुहा होती है, ग्रसनी होती है, अमाशय होता है, आंत होती है और मलाशय होता है। तो ये इसमें पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। नेक्स्ट है इसमें जीवन चक्र। तो इसका जीवन चक्र देख लेते हैं, यानी इसका लाइफ साइकिल ऑफ हीरोडिनेरिया।
उभयलिंगी के कारण नर व मादा अंग एक ही जीव में होते हैं। तो यानी ये कैसे उभयलिंगी मैंने बताया, यानी ये कैसे हैं, द्विलिंगी है, यानी नर और मादा जनन तंत्र एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो इसका देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें जीवन चक्र का मैथुन व निषेचन, यानी इसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, कैपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें मार्च एवं अप्रैल में मैथुन होता है। तो मैथुन किस कौन से महीने में होता है, मार्च में और अप्रैल में। तो दो जोंक अपनी अधर सतह से सिर पूंछ स्थिति में इस प्रकार संपर्क करती हैं कि एक का मादा जननिक रंध्र दूसरे के नर जननिक रंध्र के सम्मुख हो जाता है। तो जैसे ये कोई जोंक है और ये दूसरी जोंक है, इसमें दोनों में ही क्या होगा, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। इसमें भी मादा जनन तंत्र और इसका भी नर जनन तंत्र, ठीक है, दोनों में दोनों है। लेकिन ये करते मैथुन कैसे हैं, एक दूसरे से ही करते हैं, यानी अपने आप नहीं करते, अलग अलग जीव ही करते हैं, ठीक है। तो इसका नर जनन तंत्र इसकी मादा से कर लेगा या फिर इसका नर इससे इसकी मादा जनन तंत्र से निषेचन कर लेगा। तो क्या होता है, ये अपने सिर पूंछ स्थिति में इस प्रकार संपर्क करते हैं, यानी सिर, एक का सिर और एक की पूंछ, ठीक है, इस प्रकार संपर्क कर लेते हैं। और क्या होता है, मादा जनन छिद्र दूसरे के नर जनन रंध्र के सम्मुख हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में एक शीशन यानी पेनिस जो होता है दूसरे के मादा जनन रंध्र में प्रवेश कर जाता है। तो जो हमारा नर जनन तंत्र है उसका शीशन जननिक छिद्र रंध्र में पहुंच जाता है और शुक्राणुधारों सहित शुक्र द्रव का पारस्परिक विनिमय हो जाता है, यानी शुक्राणु मादा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जोंक में पर निषेचन पाया जाता है, यह आंतरिक तथा प्रत्येक जंतु की योनि में होता है। निषेचित अंडे आगे परिवर्धन के लिए एक कोकून में विसर्जित कर दिए जाते हैं। जो हमारा जोंक है उसमें पर निषेचन पाया जाता है, ठीक है। पर निषेचन का मतलब है फिर दूसरे से निषेचन करते हैं। यह आंतरिक होता है, ठीक है, शरीर के अंदर होता है, प्रत्येक जंतु की योनि में होता है, ठीक है। तो निषेचित अंडे आगे परिवर्धन के लिए कोकून में विसर्जित हो जाते हैं, यानी जो हमारा कोकून बनता है इसमें, ठीक है, जो जोंक है उसमें क्या बनता है, कोकून बनता है। नेक्स्ट है इसमें कोकून का निर्माण। तो देख लेते हैं कोकून का निर्माण कैसे होता है। यह अप्रैल में एंड जून में कोकून का निर्माण होता है। तो कौन से महीने में होता है, अप्रैल में, मई में और जून में। नेक्स्ट है इसमें 9, 10 और 11वां जो खंड है उसमें उपस्थित काइटेलम ग्रंथि द्वारा एक कोकून स्रावित किया जाता है, ठीक है। तो 9वें, 10वें और 11वें खंड में उपस्थित जो काइटेलम ग्रंथियां हैं उसके द्वारा कोकून स्रावित होता है। ये क्या होता है, यह ग्रंथि एक एल्बुमिनी द्रव का भी स्राव करती है जो निषेचित अंडों के साथ कोकून के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जंतु पीछे की ओर तथा कोकून आगे की ओर सरकता रहता है, यानी जंतु पीछे जाता रहता है और कोकून आगे जाता रहता है, जिससे प्रोस्टोमल ग्रंथि कोकून के अगले तथा पिछले 2 ध्रुव प्लगों का स्राव करती है। कोकून 6 घंटे में तैयार हो जाता है। तो इसमें कितना समय लगता है, 6 घंटे। फिर जलाशय यानी आर्द्र स्थानों में रखते हैं, फिर यह ठोस हो जाता है, यानी कोकून जो है वो शरीर से, जैसे कोकून बनाता है वो शरीर से बाहर निकलेगा। 6 घंटे में क्या होता है, वो ठोस हो जाता है और कहाँ पे रखा जाता है, आर्द्र स्थानों पर, यानी नम स्थानों पर रखा जाता है, गीले स्थानों पर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें परिवर्धन यानी डेवलपमेंट कैसे होता है कोकून में, ठीक है। तो परिवर्धन कोकून के अंदर होता है, यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, जो हमारा लीच है वो बड़ा किस्म होगा, कोकून के अंदर ही होता जाएगा, जिससे 1 से 24 तक भ्रूण हो जाते हैं, ठीक है। तो भ्रूण बनता है उसमें 1 से 24 तक। कोकून के अंदर का एल्बुमिना परिवर्तनशील भागों के लिए भोजन का कार्य करता है, ठीक है। तो एल्बुमिना क्या करता है, भोजन का कार्य करता है। नेक्स्ट है इसमें विदलन, क्लीवेज, ठीक है। तो ये लास्ट है जीवन चक्र में। तो असमान तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। तो जो हमारा क्लीवेज है वो कैसा होता है, असमान होता है और कैसा होता है, प्रत्यक्ष, जिसमें कोई भी लार्वा नहीं बनता। तो इसमें कोई भी लार्वा नहीं बनता है। कोकून से शिशुओं के निकलने के समय दोनों ध्रुवीय प्लग गिर जाते हैं। जो हमारे कोकून से जब शिशु निकलेगा तो दोनों ध्रुवीय प्लग गिर जाएंगे और वयस्क जोंकों से मिलती जुलती जोंकें बाहर आ जाती हैं, ठीक है। जो बड़ा वाला जोंक होता है उसकी तरह ही जोंक उसमें से बाहर निकल जाती है, ठीक है। परिवर्धन की संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 15 दिन में पूरी होती है। तो कोकून से हमारा जीव निकल जाता है, जिसे हम जोंक कहते हैं, वयस्क से समान होता है वो, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया कितने दिन में होती है, 15 दिनों में पूरी हो जाती है। तो ये इसका लाइफ साइकिल था, ठीक है। तो यहाँ तक ही था बस ये हिरुडिनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा। तो आपकी यूनिट 4 था, ये यूनिट कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको इस यूनिट के और भी कोई टॉपिक बचता हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।